एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और हम कर रहे हैं क्लास 7 एंगेजिंग इंग्लिश का लास्ट चैप्टर विच इज एज यू लाइक इट। ये एक छोटा सा एक्सर्प्ट है एक वंडरफुल ड्रामा रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। सो जो हमारा प्रीवियस वीडियो था इसमें हमने, अब जो शेक्सपियरन का राइटिंग स्टाइल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, राइट? दी एंड दाउ एंड दाई, मतलब लैंग्वेज एकदम डिफरेंट होती है। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव सीन द एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी, दैट टू इन मॉडर्न इंग्लिश एंड हिंदी। सो मैंने मॉडर्न इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके ऑलरेडी चैप्टर पूरा लिखा हुआ है, प्लस आई हैव ऑल्सो explained it in proper Hindi as well. I hope you have understood the explanation. If you have done that, give me a thumbs up. Also now, next we are going to start with a summary of this chapter followed by question answers. So let's begin without wasting any time. Rosalind is depressed over the banishment of her father, Duke Senior. So हमारा जो स्टोरी स्टार्ट होता है वो होता है रोसलिन और सीलिया से। रोसलिन जो है ड्यूक सीनियर की बेटी है और सीलिया जो है ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है। सीलिया के फादर ने रोसलिन के फादर को इलीगल तरीके से अपने किंगडम से बैनिश कर दिया, तो रोसलिन जो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट है उस बात को लेके। हर कज़न सीलिया अटेम्प्ट्स टू चीयर हर अप। सीलिया promises that as the sole heir of the usurping Duke Frederick, she will give the throne to Rosalind upon his death. तो बेसिकली सीलिया उसको रिक्वेस्ट करती है टू बी हैप्पी। शी इवन प्रोमिसेस कि जब मेरे फादर की डेथ हो जाएगी, सो आई एम द ओनली हेयर, क्योंकि मेरे अलावा मेरा कोई सिबलिंग नहीं है और आने वाले टाइम में होगा भी नहीं, तो मैं ये पूरी प्रॉपर्टी तुमको रिस्पेक्टफुली वापस कर दूंगी। एंड शी जस्ट आस्क हर नॉट टू बी सैड. They are interrupted by the court jester Touchstone, who mockingly tells of a knight without honor who still swore by it. तो वो क्या बोलता है, वो जो है तभी टचस्टोन आता है जो कि कोर्ट का एक जेस्टर होता है। वो क्या बताता है, ही मॉकिंगली टेल्स ऑफ अ नाइट विदाउट ऑनर, वो एक नाइट की बात बताता है जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, स्टिल स्वर बाय इट। लेबाउ, अ डैपर यंग कोर्टियर, ऑल्सो अराइव्स एंड इंट्रीग्स देम विद द प्रॉमिस ऑफ अ रेसलिंग मैच featuring the phenomenal strength and skill of the wrestler Charles. So लिबाउ आता है जो कि कौन है, ये फेडरिक का एक कोटियर है, वो आता है और वो बताता है उनको कि एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रेसलिंग मैच हो रहा है जिसमें फिनोमिनल स्ट्रेंथ और स्किल का प्रदर्शन हो रहा है बाय द रेसलर चार्ल्स. The match's participants enter with many members of the court, including Duke Frederick, who cordially greets Rosalind and Celia. उसके बाद जब मैच वहाँ पे कंटिन्यू हो रहा होता है तो वहाँ पे काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स आते हैं जिसमें ड्यूक फ्रेडरिक होते हैं जो कि बहुत अच्छे से रोसलिन और सीलिया को ग्रीट करते हैं. The Duke remarks on the danger Charles' young challenger faces and he suggests that the girls attempt to dissuade the present challenger from his effort to defeat the wrestler. फिर जो ड्यूक होते हैं वो बताते हैं कि जो ये चार्ल्स है वो कितना पावरफुल है और जो इनका ओपोनेंट है जिन्होंने इसे चैलेंज किया है वो बहुत ज़्यादा यंग है. फिर वो सीलिया और रोसलिन से कहते हैं कि तुम जाके उसे परसुएट करो कि वो जो है इस रेसलिंग मैच से अपना नाम वापस ले ले, बिकॉज ही इज़ वेरी स्टबर्न, ही इज़ नॉट लिस्टिंग टू एनीवन. Rosalind and Celia agree and call to the young man, who turns out to be Orlando. Try as they might, they cannot sway him. So Rosalind and सीलिया जो होते हैं जब ड्यूक की बात सुनते हैं तो वो अग्री करते हैं कि हाँ ठीक है, चलो हम उसको परसुएट करने की कोशिश करते हैं. तो वो जब उस यंग रेसलर को बुलाते हैं वो होता है ऑर्लैंडो. वो उसको परसुएट करने की काफ़ी कोशिश करते हैं बट दे कुड नॉट स्वे हिम, मतलब वो उसका इरादा नहीं बदल पाते. He remains deaf to their pleas and speaks as if he has absolutely nothing to lose. वो उनकी सारी जो प्लीज़, मतलब उनकी जो जितनी भी रिक्वेस्ट होता है वो उसको एकदम अनसुना कर देता है क्योंकि उसे किसी चीज़ का डर ही नहीं है, उसके पास कुछ लूज़ करने के लिए है ही नहीं. Orlando and Charles wrestle and Orlando quickly defeats his opponent. Orlando और चार्ल्स की रेसलिंग होती है और Orlando मोमेंट्स में ही चार्ल्स को हरा देता है. Amazed, Duke Frederick asks Orlando to reveal his identity. बहुत ज़्यादा अमेज सरप्राइज जो फ्रेडरिक होता है, ड्यूक होता है, वो ऑर्लैंडो से पूछता है कि अपनी आइडेंटिटी रिवील करो, बताओ तुम कौन हो, तुम्हारे फादर कौन है. When Orlando responds that he is the youngest son of Sir Roland the Boys, the Duke laments that he wishes Orlando had been someone else's son.
तो जैसे ही ऑलेंडो बताता है कि मैं जो हूँ सर रॉलिंड द बॉयज का सबसे छोटा बेटा हूँ, तो ड्यूक जो है वो बहुत दुखी हो जाते हैं, बोलते हैं काश तुम किसी और के बेटे होते, क्योंकि रॉलिंड द बॉयज जो हैं वो उनके एनिमी हैं। बेसिकली ये जो हैं ड्यूक सीनियर, जिनको उन्होंने बैनिश कर दिया, उनके कोर्ट के एक कोर्टियर थे। एडमिटिंग दैट ही एंड सर रॉलिंड वर एनिमीज, तो वो एडमिट भी करते हैं कि वो दोनों एनिमीज हैं। Rosalind and Celia rush in to offer their congratulations, and Rosalind admits how deeply her father admired Orlando's father. So Rosalind और Celia Orlando के पास जाते हैं, उसको congratulate करते हैं। Rosalind बताती है कि मेरे father तुम्हारे father को कितना admire किया करते थे। In the exchange, Orlando and Rosalind become mutually smitten, though both are too tongue-tied to confess their feelings. दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दे आर टोटली इन लव, दो दे डू नॉट शेयर कि उन लोगों को कैसा फील हो रहा है। Immediately after Rosalind and Celia take their leave, Libau warns Orlando that though his victory and conduct deserve great praise, he will get none from Duke Frederick. तो लिबाओ आता है और वो उनसे कहता है कि तुम्हारी जो विक्ट्री है और तुम्हारा जो करेज है वो प्रेज वर्दी है, लेकिन तुम्हें ड्यूक फ्रेडरिक से कुछ नहीं मिलेगा। In fact, Libau says the Duke is due for a dangerous outburst. Orlando, already heartsick over Rosalind, resolves to flee from the tyrannical Duke. So Orlando जो है बस वो वहाँ से चला जाता है। This part is not in your book, but क्या है, स्टोरी एकदम एब्रप्टली ख़त्म हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया जाए। दैट्स इट। यहाँ इसके आगे जो आता है किस तरीके से ऑर्लैंडो और रॉसलिन जो है अपने प्यार के लिए लड़ते हैं एंड ऑल दैट कम्स टिपिकल ड्रामा and full of fun. So if you have time, you can always read the novel. Now we are going to start with the question answers. Answer the questions in a few lines. Why was Rosalind sad? How did Celia console her? Rosalind दुखी क्यों थी और सीलिया ने उसे कैसे कंसोल किया? Rosalind was sad as her father, Duke Senior, was banished by Celia's father, Duke Frederick. Rosalind इसीलिए sad थी क्योंकि जो उसके father थे, Duke Senior, उसको सीलिया के father, Duke Frederick ने banish कर दिया था, निकाल दिया था. She is unable to cope with the injustice done to her father. उसके फादर के साथ जो इनजस्टिस हुआ है वो उसको झेल नहीं पा रही है. Celia tried to console Rosalind by promising her that once her father dies, सीलिया जो है रॉसलिन को कंसोल करती है। किस तरीके से, वो उसे प्रॉमिस करती है कि जब उसके पिता की डेथ हो जाएगी, शी एज द हेयर टू द थ्रोन, अब वो क्योंकि वही जो है उनकी उत्तराधिकारी है, हेयर है टू द थ्रोन, विल गिव द किंगडम टू रॉसलिन, वो अपना पूरा किंगडम रॉसलिन को दे देगी। एंड इफ नॉट शी प्लीड्स दोज टू लेट हर टर्न इनटू अ मॉन्स्टर, और अगर उसने अपनी ओथ्स पे वो टिकी नहीं रही और उसने अपने प्रॉमिस को तोड़ा, तो रॉसलिन से कहती है कि मैं मॉन्स्टर बन जाऊं। मतलब यहाँ पे हाइपरबोली का यूज हुआ है, एग्जैजरेशन का यूज हुआ है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो भगवान मुझे मॉन्स्टर बना दे। ओके, नेक्स्ट इज हु वाज मॉन्सियर लिबाओ, व्हाट न्यूज डिड ही ब्रिंग? Monsieur Libau was an enthusiastic courtier of Duke Frederick. Monsieur Libau कौन थे? वो Duke Frederick के कोर्ट के एक बहुत ही enthusiastic courtier थे. He brought the news of a wrestling match in which Charles, the champion wrestler, had broken the ribs of 3 sons of an old man. अब वो कौन सी न्यूज़ लेके आते हैं? वो न्यूज़ लेके आते हैं एक रेसलिंग मैच की जिसमें चार्ल्स जो एक चैम्पियन रेसलर है, उसने एक ओल्ड मैन के 3 बच्चों की रिब्स को तोड़ दिया है. He also said that the best part of the match is yet to take place. और वो ये भी बताते हैं कि मैच का जो बेस्ट पार्ट है वो अभी होने वाला है. Why did Rosalind and Celia think that Orlando was likely to lose the bout with Charles? अब Rosalind और Celia को लगता है कि Orlando जो है चार्ल्स के साथ ये जो मैच है वो हार जाएगा. उन्हें ऐसा क्यों लगता है? Rosalind and Celia thought that Orlando was likely to lose the match because they thought he was not an equal to the skills of Charles. उन्हें लगा कि चार्ल्स के बराबर का वो है ही नहीं, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ब्रेवरी है, उसका करेज जो है वो चार्ल्स के बराबर का नहीं है. He was not an equal to his opponent Charles, who was a professional wrestler, जो कि एक प्रोफेशनल रेसलर था. Orlando was too young and they did not want him to suffer at the hands of the wrestler. Orlando बहुत यंग था, वो बहुत छोटा था, बहुत हैंडसम था, बहुत यंग था, और वो नहीं चाहते थे कि चार्ल्स के हाथों से वो किसी भी तरीके से हर्ट हो. इस आंसर को हम एक बार और समझेंगे. Rosalind and Celia thought that Orlando was likely to lose the match. ये पूरा हमने क्वेश्चन से लिया है, because they thought that he was not an equal
ही वॉज नॉट एन इक्वल टू द स्किल्स ऑफ चार्ल्स, वो जो चार्ल्स की स्किल्स थे उसकी बराबरी में नहीं था। हु वॉज अ प्रोफेशनल रेसलर, जो कि एक प्रोफेशनल रेसलर था। Orlando was too young and they did not want him to suffer at the hands of the wrestler. Orlando बहुत young था और वो नहीं चाहते थे कि रेसलर के हाथों वो बिल्कुल भी हर्ट हो। How did Orlando react to Rosalind and Celia's request to not fight Charles? अब जब सीलिया और रोसलिन ऑर्लैंडो के पास गए और उन्होंने क्या कहा कि प्लीज़ ये फाइट मत करो, तो उसने किस तरीके से क्या रिप्लाई दिया था? ऑर्लैंडो इज डिटरमाइंड टू फाइट द चैलेंज। ऑर्लैंडो एकदम डिटरमाइंड है, मतलब उसने ठान लिया है कि उसको ये चैलेंज टेकअप करना है। रोसलिन एंड सीलिया ट्राई टू कन्विंस हिम नॉट टू फाइट चार्ल्स, बट ऑर्लैंडो टेल्स देम विथ ड्यू रिस्पेक्ट that he cannot comply with the request of the beautiful ladies. Now let's see line by line. रोसलिन और सीलिया जो है उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं नॉट टू फाइट चार्ल्स, लेकिन जो ऑर्लैंडो होता है विथ ड्यू रेस्पेक्ट, पूरी रेस्पेक्ट के साथ बताता है उनको, टेल्स देम, सो ऑर्लैंडो टेल्स देम विथ ड्यू रिस्पेक्ट दैट ही कैन नॉट कंप्लाई विद द रिक्वेस्ट। कंप्लाई का मतलब होता है मानना, उन्होंने जो रिक्वेस्ट करी है उसमें हामी भरना। सो ही कैन नॉट कंप्लाई विद द रिक्वेस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल लेडीज़, जो ये ब्यूटीफुल लेडीज़ हैं उन्होंने जो उससे रिक्वेस्ट किया वो उसे नहीं मान सकता। इंस्टेड ही वॉन्ट्स द सपोर्ट ऑफ देयर लवली आइज एंड गुड विशेस, लेकिन वो क्या कहता है कि आपकी जो लवली आइज, जो जेंटल आइज हैं और आपकी गुड विशेस चाहिए मुझे जाने से मत रोको, इनफैक्ट मुझे जो है करेज दो। इफ ही सफर्स डिफीट इट विल कम टू वन हु वॉज नेवर प्रेज्ड। वो क्या कहता है कि अगर मैं हार गया तो डिफीट, मतलब अगर मैं हार गया तो हार एक ऐसे इंसान पे आएगी जिसे कभी किसी ने प्रेज ही नहीं किया, जिसे कभी किसी ने तारीफ ही नहीं करी। वन हु हैड ऑल द विल टू डाई एंड नो फ्रेंड्स टू क्राई फॉर हिम। एक ऐसा इंसान की हार होगी जिसकी पूरी इच्छा थी कि हाँ ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर जाएंगे, और जिसके आगे और पीछे कोई रोने वाला भी नहीं है। He says that his death would be no loss as he would be replaced by a more worthy individual. वो ये कहता है कि अगर वो मर गया तो किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, उसकी जगह कोई उससे ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट आ जाएगा इस अर्थ पे। सो बेसिकली ही सेज, ही टिपिकली सेज नो, कि नहीं भाई, आई एम सॉरी, आई विल गो एंड आई विल फाइट, क्योंकि ना मेरे आगे कोई है ना पीछे कोई है। देयर इज़ नो वन टू क्राई फॉर मी, देयर इज़ नो बडी टू फील दैट माई डेथ वुड बी अ लॉस फॉर हिम एंड आई वॉन्ट टू, मतलब इफ आई डाई आई एम ओके विद दैट। Why did Frederick wish that Orlando was the son of another man? Frederick को क्यों उसने कहा कि I wish you were the son of another man? So as the Duke gets to know that Orlando was Sir Rollins the boy's son, Duke cries that he wishes Orlando had been someone else's son. जैसे ही ड्यूक को पता चलता है कि ऑर्लैंडो है सर रोलिन द बॉयज का सन है, उनका बेटा है, ड्यूक जो से क्या बोलते हैं कि किस तरीके से वो विश करते हैं कि वो किसी और का बेटा होता, एडमिटिंग दैट ही एंड सर रोलिन वर एनिमीज, जहाँ वो एडमिट करते हैं कि हम दोनों जो हैं वो एनिमीज़ हैं। दो द ड्यूक अप्रिशिएटेड ऑर्लैंडो अ लॉट, उन्होंने ऑर्लैंडो को बहुत अप्रिशिएट किया। वंस ही रिवील्स हिज आइडेंटिटी, जैसे ही वो अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है, ही शोज इमेंस डिस्प्लेजर टूवर्ड्स हिम, तो वो उसको उसकी तरफ फिर उनका जो इतना अभी तक जो वो उसको प्रेज कर रहे थे, उनकी आंखों में उसके लिए एक जो था एक प्राइड था, वो अचानक से सब खत्म हो जाता है और उनके अंदर हेट्रेड आ जाती है। नाउ हमें कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। Dear Celia, I show more mirth than I'm mistress of, and would you yet I were merrier. ये किसने कहा था? ये रोसलिन ने सीलिया से कहा था। जब सीलिया ने उससे कहा प्लीज़ खुश हो जाओ, तो वो बोलती है मैं कोशिश कर रही हूँ, जितना हो सकती हूँ उससे ज़्यादा खुश हो रही हूँ, और तुम उसके बाद भी चाहती हो कि मैं और ज़्यादा खुश हो जाऊँ। सो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द स्पीकर इन दिस लाइन्स? रोसलिन इज़ द स्पीकर इन दीज लाइन्स। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट रिक्वेस्ट हैज सीलिया मेड टू द स्पीकर? सीलिया ने स्पीकर से क्या रिक्वेस्ट की है? उसने उसको बोला है टू बी हैप्पी। सीलिया इज रिक्वेस्टिंग रोसलिन टू चीयर अप एंड नॉट स्टे सैड। सीलिया ने क्या रिक्वेस्ट किया है? टू चीयर अप, टू स्टे मैरी, टू बी हैप्पी एंड नॉट स्टे सैड। व्हाट वाज सीलियाज रिस्पॉन्स? सीलिया का रिस्पॉन्स क्या था? Celia told Rosalind that she should not be upset because when Celia would inherit the kingdom from the usurping Duke,
शी वुड रिटर्न इट टू रॉसलिंड राइटफुल एयर। वो क्या बोलती है, सीलिया रॉसलिंड को बोलती है कि तुम प्लीज़ अपसेट मत हो, क्योंकि जब मेरे फादर की डेथ हो जाएगी तो जब मैं इनहेरिट करूँगी उनका पूरा किंगडम, तो मैं उसको रिस्पेक्टफुली तुम्हें वापस कर दूँगी, क्योंकि तुम ही हो राइट एयर। Celia said that if she does not fulfill the promise to return the kingdom, she would turn into a monster. और वो कहती है कि अगर मैंने अपना ये प्रॉमिस तोड़ा तो मैं जो हूँ मॉन्स्टर बन जाऊंगी, विच मीन्स शी इज जस्ट ट्राइंग टू से दैट शी इज सो कॉन्फिडेंट एंड ट्रू एंड ऑनेस्ट दैट शी विल नेवर चीट रॉसलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, does men may grow wiser every day? It is the first time that ever I heard breaking of ribs was sport to ladies. ये कौन बोलता है? हाँ, मतलब आजकल तो लोग जो हैं वो बहुत ही अलग तरीके से वाइज हो रहे हैं। पहली बार मैंने सुना है दैट दिस पर्टिकुलर थिंग ब्रेकिंग ऑफ रिब्स वाज स्पोर्ट टू लेडीज, मतलब हड्डियाँ तोड़ने में लेडीज़ को बड़ा मज़ा आता है, बिकॉज लेडीज़ को यूजुअली फाइट्स वगैरह में तो इंटरेस्ट होता नहीं है। तो ये लाइन कौन बोलता है? हु सेज दीज लाइन्स एंड हु आर द अदर पीपल प्रेजेंट? तो ये कौन लाइन बोलता है? टचस्टोन द जेस्टर। टचस्टोन ये लाइन्स बोलता है। उस वक्त कौन कौन होता है? टचस्टोन, रॉसलिन, सीलिया एंड लिबाओ। सो हम क्या लिखेंगे? टचस्टोन सेज दीज लाइन्स, अदर पीपल प्रेजेंट देयर आर रॉसलिन, सीलिया एंड लिबाओ। नेक्स्ट है, व्हाट हैड ही जस्ट हर्ड दैट मेड हिम वाइजर? उसने ऐसा क्या सुना जो उसको वो बोल रहा है, sarcastically बोल रहा है कि अरे इससे तो मुझे और ज्ञान मिल गया, मैं तो और वाइज हो गया। लिबाओ had just said that the ladies are missing an entertaining sport, wrestling. लिबाओ ने क्या बोला कि लेडीज जो हैं बहुत entertaining sport मिस कर रही हैं, जो कि क्या है? wrestling. Touchstone says that these lines are for the first time he had heard that. Touchstone says these lines. टचस्टोन फिर ये वाली लाइन कहता है जो अभी हमने देखा, एज फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैड हर्ड, क्योंकि पहली बार उसने क्या सुना है? दैट रिब ब्रेकिंग वॉज एप्रोप्रिएट एंटरटेनमेंट फॉर लेडीज। उसने पहली बार ये सुना था कि किसी की हड्डी पसली टूट रही है तो वो लेडीज के लिए एक बहुत ही एंटरटेनिंग एक्ट है। ही इज बीइंग sarcastic here. अब ये हमने स्पेसिफाई किया है क्योंकि जब उसने कहा ना, ओह मेरे को तो और ज्ञान मिल गया, मैं आज ज़्यादा वाइस हो गया, यहाँ पे उसने बहुत ही sarcastically कहा है ये बात। Explain the given lines. What is the sport that he mentions? यहाँ पे पहले तो आपको इन लाइन्स को एक्सप्लेन करना है, फिर कौन से स्पोर्ट की बात हो रही है वो बताना है। When Libao enthusiastically informs the ladies about the great sport and what they are missing on. जब लिबाओ आता है और वो उनको इस ग्रेट स्पोर्ट के बारे में बताता है बहुत ही enthusiastically, और बताता है कि अरे आपको पता नहीं आप क्या मिस कर रहे हो। टचस्टोन sarcastically comments that men are getting wiser every day. तब टचस्टोन कहता है कि men तो आजकल दिन पे दिन बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं, because he had never heard anyone saying, उसने कभी ये नहीं सुना था कि जो रिब ब्रेकिंग स्पोर्ट है was an appropriate entertainment for women. उसने कभी सुना ही नहीं था कि आप खुद सोचो, कहीं कोई खून खराबा हो रहा है और आप बोलोगे अरे उन औरतों को बुलाते हैं, उन लड़कियों को बुलाते हैं, उन्हें बड़ा मजा आएगा। नाउ दिस इज ऑब्वियसली नॉट ट्रू। तो वो बोलता है ये तो बड़ी अजीब बात है। द स्पोर्ट जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं वो है रेसलिंग। I beseech you, punish me not with your hard thoughts, but let your fair eyes and gentle wishes go with me to my trial. कौन बोलता है ये? कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने ये जो इतने जो लो थॉट्स हैं, लो ओपिनियन है जो तुम्हारा मेरे बारे में, उससे मुझे हर्ट मत करो, उससे मुझे पनिश मत करो। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो अपनी फेयर आइज़ और अपना जो जेंटल विशेस है वो मुझे दो, ताकि मैं अपने ट्रायल में बहुत ही करेज के साथ जा पाऊँ। Who says these words and to whom? ये वर्ड्स किसने कहे थे? ऑरलैंडो ने कहे थे। किससे कहे थे? सीलिया और रॉसलिन से कहे थे। बेसिकली रॉसलिन से कहे थे क्योंकि इसके पहले का डायलॉग रॉसलिन का है। What does the speaker mean by hard thoughts? यहाँ जो वो hard thoughts जो वर्ड यूज़ किया है उसका मतलब क्या है? By hard thoughts the speaker requests Rosalind to not think poorly of him. हार्ड थॉट्स का मतलब यहाँ है कि मेरे को कम मत आंको, मेरे बारे में इतना छोटा मत सोचो। डू नॉट थिंक पुअरली ऑफ मी। वट इज द ट्रायल दैट द स्पीकर इज रेफरिंग टू? वट वॉज इट्स आउटकम? ये जो ट्रायल है ये क्या है? कौन सा ट्रायल है? ट्रायल इज द रेसलिंग मैच जो उसको चार्ल्स के अगेंस्ट में प्ले करना था, और इसका रिजल्ट क्या था? चार्ल्स हार गया, ऑरलैंडो जीत गया। The trial that the speaker is referring to is the wrestling match that is about to take place. Orlando wins the match. Okay? Next है,
But fare thee well, thou art a gallant youth. I would thou hadst told me of another father. यहाँ पे बोल रहे हैं बट गुड लक, बट मैं अभी भी कहता हूँ ओ ब्रेव यूथ, काश तुम किसी और के बेटे होते, काश तुम्हारे फादर कोई और होते। ये किसने किससे कहा? हु सेज दीज लाइन्स? ये ड्यूक फ्रेडरिक ने कहा था ऑरलैंडो से। व्हाट डू यू नो अबाउट हिम? फिर हमें ड्यूक फ्रेडरिक के बारे में कुछ बताना है। So Duke Frederick says these lines. He is Rosalind's uncle and Celia's father. अब हम उसके बारे में यही जानते हैं कि वो रोसलिन का अंकल है और सीलिया का फादर है। He banished Duke Senior by wrong means and became the Duke himself. तो उन्होंने जो ड्यूक सीनियर हैं उनको रॉन्ग मीन्स मतलब गलत तरीकों से बैनिश कर दिया और खुद ड्यूक बन गए। ही इज़ अ सेल्फिश एंड रूड पर्सन। यहाँ हमें ये भी पता है कि वो एक सेल्फिश और रूड पर्सन है। हु इज द स्पीकर एड्रेसिंग इन दिस एक्सट्रैक्ट? यहाँ पे स्पीकर कौन है? जो स्पीकर है वो है इस मतलब जो जिससे बात हो रही है। स्पीकर किसको एड्रेस कर रहा है, मतलब स्पीकर किससे बात कर रहा है? वो ऑरलैंडो से बात कर रहा है। What made the speaker say this line? उन्होंने ये लाइन कही क्यों? क्योंकि जब ऑरलैंडो ने चार्ल्स को फाइट में हरा दिया तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। तब वो पूछते हैं कि मुझे अपने मतलब अपनी आइडेंटिटी को रिवील करो, मुझे बताओ तुम कौन हो। तब वो बताते हैं मैं सर रोलिंड का जो है बेटा हूँ, उनका यंगेस्ट सन हूँ। सर रोलिंड द बॉयज़ का मैं यंगेस्ट सन हूँ। The speaker said this that his victory would have pleased him more if he had been someone else's son. स्पीकर ने क्या कहा कि आपकी जो विक्ट्री है, तुम्हारी जीत मुझे ज़्यादा खुशी देती अगर तुम किसी और के बेटे होते, बिकॉज ही वॉज द सन ऑफ वन ऑफ हिज एनिमीज, क्योंकि वो उनके एक दुश्मन का बेटा था। His courageous and brave act had won his heart. उसका जो courageous और brave act था उसने ड्यूक फ्रेडरिक का दिल तो जीत लिया, but he could not appreciate him more for he was his enemy's son. लेकिन वो उसको ज़्यादा appreciate नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो उनके दुश्मन का बेटा था। ओके? Why does the speaker call the person a gallant youth? अब जो स्पीकर है ड्यूक फ्रेडरिक हैं वो ऑरलैंडो को एक गैलेंट यूथ क्यों कहते हैं? गैलेंट का मतलब होता है ब्रेव, करेजियस। The speaker called the person a gallant youth because he fought bravely with the wrestling champion Charles. वो इसको गैलेंट यूथ इसलिए कहते हैं कि उन्होंने बहुत ही ब्रेवली जो रेसलिंग चैम्पियन चार्ल्स है उसके साथ फाइट किया था। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक एंड आंसर। What kind of a relationship did Roslyn and Celia share? Why do you think that their father's relationship did not affect their friendship? अब रोसलिन और सीलिया का किस तरीके का रिलेशनशिप है? So Roslyn and Celia are cousins and extremely close to each other. They had been together since childhood. रोसलिन और सीलिया cousins हैं और वो लोग आपस में बहुत ज़्यादा close हैं, वो एक साथ बड़े हुए हैं। They have been together since childhood. Second part of the question है कि इनके जो फादर का रिलेशनशिप है उन्होंने इनके रिलेशनशिप को इफेक्ट क्यों नहीं किया? Their father's relationship did not affect theirs because theirs was a true bond, क्योंकि उनका एक सच्चा रिश्ता था। They loved and cared for each other like real sisters. वो असल बहनों की तरह, real sisters की तरह एक दूसरे से प्यार करती थी और एक दूसरे का ख्याल रखती थी। Okay? Do you think Duke Frederick was an impartial person? Give reasons for your answer. तुम्हें लगता है कि ड्यूक फ्रेडरिक जो था वो एक impartial इंसान था? impartial मतलब जो है पार्शियलिटी नहीं करता, मतलब जैसे किसी को ज़्यादा आपने अटेंशन दिया, किसी को कम अटेंशन दिया, इसको बोलते हैं पार्शियल होना। तो आपको लगता है वो पार्शियल है या इम्पार्शियल है? Now here Duke Frederick can be called as an impartial person. ड्यूक फ्रेडरिक को हम इम्पार्शियल कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जब फाइट होने वाली थी उन्होंने देखा कि एक जो ओपोनेंट है वो बहुत यंग है और दूसरा एक चैम्पियन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है। उन्हें लगा ये एक इक्वल कंपैरिजन नहीं है, इक्वल फाइट नहीं होगी, तो उन्होंने मना किया उस चीज़ के लिए। इससे हमें पता चलता है कि वो जो है इम्पार्शियल नहीं थी, सॉरी impartial थे। When Orlando enters for the fight, Duke Frederick confirms that he should not fight on account of his youth. जब ऑर्लैंडो जो है फाइट करने के लिए आते हैं तो ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो बोलते हैं उनको कि ऑन द बेसिस ऑफ योर यूथ, मतलब तुम इतने छोटे हो, तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए। एंड एनकरेजेस सीलिया एंड रोसलिन टू ट्राई टू डिसुएड हिम, और वो जो है सीलिया और रोसलिन से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम जाओ उसको मनाओ कि वो ये फाइट को जो है छोड़ दे।
Orlando's victory is particularly impressive because it was assumed that he would lose out to his older and undefeated opponent. अब जो ऑर्लैंडो की जो विक्ट्री थी वो बहुत इम्प्रेसिव थी क्योंकि उसने अपने से इतने ज़्यादा पावरफुल और जिसमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ थी उस ओपोनेंट को, चार्ल्स को, जो कि एक रेसलिंग चैंपियन था, उसको हरा दिया था. The match reveals Orlando's unexpected strength. ये जो मैच है उससे क्या रिवील होता है कि ऑर्लैंडो में बहुत ज़्यादा strength है. When Orlando informs Duke Frederick that he is the youngest son of Sir Roland de Boys, Frederick is displeased. जब ऑर्लैंडो बताता है कि मैं जो हूँ सर रोलैंड दे बॉयज़ का सबसे छोटा बेटा हूँ, तब वो बहुत ज़्यादा नाखुश हो जाते हैं. ओके, बिकॉज यू नो जो उनका जो फादर था वो ड्यूक सीनियर का एक सपोर्टर था. येट ही प्रेजेस ऑर्लैंडो नेवरदलेस, लेकिन उसके बाद भी वो ऑर्लैंडो की तारीफ़ करते हैं. अगर वो इम्पार्शियल होते तो फिर उसके बाद वो ऑर्लैंडो की तारीफ़ नहीं करते, लेकिन वो उसके बाद भी उसकी तारीफ़ करते हैं. इससे हमें ये पता चलता है कि वो इम्पार्शियल थे. What qualities do you find admirable in Orlando, especially when he is in conversation with the two ladies? तो आपको ऑर्लैंडो में कौन सी वो क्वालिटीज़ हैं जो देख के आपको समझ में आता है कि नहीं यार ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन, स्पेशली जब उनका पूरा कॉन्वर्सेशन हो रहा है सीलिया और रॉसलिन के साथ, तब आपको क्या पता चलता है? सो पहली चीज़ तो ऑर्लैंडो बहुत ही हम्बल और जेंटल पर्सन था क्योंकि उसने बिल्कुल भी एटीट्यूड नहीं दिखाया. ही इज़ करेजियस, ब्रेव एंड डिटरमाइंड. वो बहुत ज़्यादा करेजियस है, ब्रेव है और डिटरमाइंड है. He is persistent to fight and request the ladies to encourage him. वो अपनी फाइट के लिए persistent है, determined है और वो लेडीज से क्या रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे encourage करो. Do not hurt me with your harsh words, with your words जिससे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता ये काम. नेक्स्ट है हमारे पास Which lines from the scene indicate that Rosalind likes Orlando? अब हमें ये पता है कि रॉसलिन जो थी वो ऑर्लैंडो को पसंद करती थी, लेकिन कौन सी लाइन है प्ले में जो ये बताती है? The little strength that I have, I would it were with you. मेरे में जितनी भी ताकत है, I wish वो पूरी ताकत तुम्हें मिल जाती. इससे क्या पता चलता है कि जो रॉसलिन है वो ऑर्लैंडो को पसंद करती थी. ओके, दिस लाइन सजेस्ट दैट शी लाइक्ड ऑर्लैंडो. अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज वे विथ वर्ड्स. देयर आर सेवरल वर्ड्स इन द सीन दैट यूज आर्काइक इंग्लिश, जो ये जो शेक्सपियर की होती है, जैसे यॉन्डर मतलब ओवर देयर, फेन मतलब विलिंगली. तो आपको यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनके मीनिंग बताने हैं आपको. सो बेसिकली दिस इज वेरी इजी. कॉज इज बिकॉज, दाई इज योर, दाई फादर योर फादर. हिथर का मतलब होता है टुमारो, हैथ इज हैव. नेक्स्ट इज डोस्ट मीन्स होता है डू, हैडिस्ट मतलब होता है हैड, शैल्ट मीन्स शैल, विदर मतलब whatever, एंड शुडस्ट मीन्स शुड. ओके, अब यहाँ पे जो है उस टाइम पे और आज के टाइम पे मीनिंग्स काफ़ी चेंज हो गए. मतलब जब प्ले में जो ये वर्ड्स यूज़ किए इनके मीनिंग अलग हैं और नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम इसके मीनिंग देखते हैं वो अलग हैं. तो अब हमें यहाँ पे बोला है आज की डेट में मॉडर्न इंग्लिश में इनके क्या मीनिंग होते हैं. जैसे सबसे पहला है डोट्स, मतलब होता है इन्जॉय. Be extremely and uncritically fond of. For example, I dote your father, मतलब मैं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, वो बहुत ज़्यादा I'm fond of your father. दूसरा है crept. crept मतलब इसे दबे पाँव निकल जाना कहीं से या धीरे धीरे चलना. Move slowly and carefully in order to avoid being heard or noticed. अगर आप दबे पाँव निकल जाओ ताकि कोई आपको देखे नहीं, नोटिस नहीं करे, उसे बोलते हैं crept करना. स्पोर्ट, स्पोर्ट का मतलब क्या है? एन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्सर्शन एंड स्किल एन्जॉयमेंट. कोई भी एक्टिविटी जहाँ पे फिजिकल एक्सर्शन हो, आपके स्किल्स का परिचय दे रहे हो आप, उसे बोलते हैं स्पोर्ट. विट का मतलब होता है कीन इंटेलिजेंस, हैव नॉलेज. विट मतलब अपना इंटेलिजेंस यूज़ करो, मतलब दिमाग यूज़ करो. नेक्स्ट है प्रेजेंस. प्रेजेंस का मतलब होता है द फैक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग, मतलब मैं हूँ यहाँ पे, सो आई हैव लाइक रजिस्टर्ड माई प्रेजेंस हियर. Entreated. Entreated का मतलब होता है ask someone earnestly or anxiously to do something in a specified manner. जब आप entreat करते हो इसका मतलब किसी से आप बोलते हो कि इस तरीके से बिहेव करो या इस तरीके से आंसर दो. काउंसल का मतलब होता है एडवाइस करना. ट्रायल का मतलब होता है किसी भी तरीके के परफॉर्मेंस का टेस्ट. और सप्लाइड का मतलब होता है मेक अवेलेबल टू समवन, किसी को कोई चीज़ देना, प्रोवाइड करना. ओके, अब हमारे पास है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है. यहाँ पे हमको दिया है जैसे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. व्हाट एन अमेजिंग साइट. इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा कि आप इसको क्या बोलोगे,
like it was an amazing sight, or she said that it was an amazing sight. Okay, अब है please don't leave me behind, she said. इसका क्या हो जाएगा? She requested not to leave her behind. She requested not to leave her behind. What does Greenwich mean time? अब इसको भी आपको indirect में change करना है. It was questioned. हमें नहीं पता किसने बोला है, तो हम बोलेंगे it was questioned. ऐसा question किया गया that what was Greenwich mean time, कि Greenwich mean time क्या था. He apologized for being late that evening. इसको अब हमको direct speech में डालना है. He said, I apologize for being late this evening. That का हो जाएगा this. She exclaimed with disgust that she would never travel with him again. उसने बहुत disgust के साथ कहा, मैं इसके साथ कभी travel नहीं करूँगी. तो ये हो जाएगा, oh, I will never travel with him again. यहाँ पे आपके quotation marks आ जाएंगे. Oh, I will never travel with him again, she exclaimed. तो ये हो गए हमारे सारे answers and we are done with this chapter. हमारी book हो गई है finish. Hip hip hooray! Now we are going to start with another book because there are so many interesting stories, right? So next हम start करने वाले हैं class 8 की engaging English book. So if you have been waiting for it, it's all there for you. Thank you so much everyone for being with me, for watching this video. If you understood the explanation, do not forget to like, share and subscribe. Also, you can visit our website magnetbrains.com where you will go here, you will go to class 7. क्लास 7 में सब्जेक्ट्स में आपको आ जाएगा एंगेजिंग इंग्लिश और सारे चैप्टर्स. विच एवर चैप्टर यू विश टू स्टडी, आप उस पर क्लिक करोगे और आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा. नाउ दिस वाज इजी, येस और नो? यस. सो डू नॉट फॉरगेट टू like, subscribe and share. Take care. I'll see you very soon. Take care. Bye bye.